नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने पॉलिटी की जो सीरीज स्टार्ट की हुई थी उसी को कंटिन्यू करते हुए अपन एक लास्ट टॉपिक पे आ चुके हैं, न्यायपालिका के लास्ट टॉपिक पर। और न्यायपालिका का जो लास्ट टॉपिक है ना, ये आता है अपना कैग का, CAG का जी, कैग का। हमने कल ही पढ़ा था न्यायपालिका, पीछे वाली जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि जो न्यायपालिका होती है उसको दो भागों में बांटा जाता है। 124 से लेकर के 147 में आती है इसमें सुप्रीम कोर्ट, और 148 से 151 में आता है जिसमें कैग। ठीक है जी, कल ही अपने एक बार दोबारा से को देख लेते हैं कि देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए 3 अंग होते हैं, 3 प्रकार के शासन व्यवस्थाएं हैं भारत में, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है ना जी, इसका उल्लेख संविधान के भाग 5 में आता है, 124 से लेकर के 151 में आता है। इनमें से अपन इसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं आर्टिकल्स को, तो भाग 5 में आ जाएंगे और ये अनुच्छेद आ रहे हैं इसके 124 से लेकर के 151। 124 से लेकर के दोस्तों 147 तक जो आर्टिकल्स आते हैं, 124 से लेकर के 147 तक जो आर्टिकल्स आते हैं ना, इसमें कौन आता है? तो 124 से लेकर के 147 तक के जो आर्टिकल्स हैं ना जी, इसमें न्यायपालिका में आते हैं सुप्रीम कोर्ट, जिसको हमने अच्छे से जान लिया था। और दोस्तों, जो 148 से लेकर के 151 तक जो आर्टिकल्स बचे हैं ना जी, इन आर्टिकल्स में आता है कैग, CAG, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक आता है भाई। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं कैग के बारे में। कैग नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, CAG। तो इसका उल्लेख संविधान के भाग कौन से में मिलता है? 5 में मिलता है। अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं जी? 148 से स्टार्ट होते हैं और 151 में आते हैं। ये जो कैग होता है इसके बारे में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ये जो कैग है 2 प्रकार के, जैसे कई बच्चे पूछते हैं सर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इनमें अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, पता नहीं क्या क्या बोलते जाते हो आप भाई। तो अटॉर्नी जनरल जो होता है वो देश का सबसे बड़ा वकील होता है केंद्र सरकार में, और राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है एडवोकेट जनरल। और एक होता है कैग, ये न्यायपालिका में आता है। तो न्यायपालिका का जो कैग होता है ना, ये न्यायपालिका का कैग सरकारों के, दोनों सरकारों के लिए, केंद्र सरकार के लिए भी, राज्य सरकार के लिए भी, ये आय व्यय की रिपोर्ट बना करके प्रस्तुत करता है कि 1 साल में केंद्र की मोदी सरकार है कितना खर्चा करेगी, इस बात की रिपोर्ट बनाएगा। ऐसी ही रिपोर्ट लोकसभा में एक समिति होती है, लोक लेखा समिति, वो भी बनाती है। तो सेम वो भी बनाएगी और यहां पर भी। अब मतलब फिर इन दोनों में क्या होगा, उस वाली रिपोर्ट को लोक लेखा समिति ने बनाई, वो वाली रिपोर्ट और इसकी रिपोर्ट दोनों को संसद में पेश करवाया जाता है। फिर इनके ऊपर वाद विवाद होता है कि ये बात सही है, खर्चा किया था या नहीं किया था, किस सरकार ने, किस राज्य सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने किया। तो उन सब की रिपोर्ट जो बनाने का, तो आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखता है? धन का रखवाला, वित्त का पहरेदार कौन है जी? ये मुख्य लेखा परीक्षक होता है। तो कैग नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होते हैं। पहला पॉइंट इसका उपनाम डालते हैं जी, उपनाम। वित्त का पहरेदार, वित्त का पहरेदार, पहरेदार यानी कि रखवाला। धन का रखवाला, वित्त का पहरेदार, धन का रखवाला, वित्त का पहरेदार है ये, धन का क्या है? रखवाला है। एक होती है लोक लेखा समिति, जो लोक लेखा समिति संसद में होती है। तो संसद की एक समिति का नाम है जी लोक लेखा समिति। सेम टू सेम रिपोर्ट कौन बनाती है? संसद की लोक लेखा समिति भी बनाती है। तो इसको लोक लेखा समिति की आंख कहा जाता है, लोक लेखा समिति की आंख, लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक, लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक भी बोलेंगे, इसको लोक लेखा समिति की आंख भी बोलते हैं, इसको लोक लेखा समिति का कान भी बोलते हैं जी। तो लोक लेखा समिति जैसी रिपोर्ट बनाती है, सेम टू सेम रिपोर्ट कौन बनाता है? ये कैग बनाता है। इसको वित्त का पहरेदार बोलते हैं, धन का रखवाला है, लोक लेखा समिति का ये जी है वो है। ठीक है भाई। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं इसके। अब देखिएगा, आप आर्टिकल्स को लेकर के ज़्यादा क्वेश्चंस तो पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी देखेंगे इनके कंटिन्यूटी अपन। तो कैग जो होता है, इस CAG की नियुक्ति, योग्यता वगैरह क्या क्या है वो स्टार्टिंग्स देखते हैं।
कैग योग्यता, वही पहली वह भारत का नागरिक हो, तो सभी में यही योग्यता आएगी, वह भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता हो, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता हो। अब योग्यता सुप्रीम कोर्ट की आपने पीछे वाली वीडियो में पढ़ी थी कि 5 साल तक तो एज ए वकील के रूप में, 5 साल तक तो एज ए जज के रूप में कार्य किया हो, 10 साल तक एज ए वकील के रूप में कार्य किया हो किसी भी हाई कोर्ट में। तीसरा, राष्ट्रपति की नज़र में विधि वेत्ता हो, तो राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो। राष्ट्रपति की नज़र में विधि वेत्ता हो जी, ठीक है। तो ये इसकी योग्यताएं। उसके बाद जब योग्यता है तो इनकी नियुक्ति की जाएगी। अब नियुक्ति ये केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों के लिए काम करता है, और दोनों सरकारों में भाई बेस्ट सरकार केंद्र सरकार होती है क्योंकि सारे देश का संचालन वही करती है। तो नियुक्ति वहाँ पर कौन करता है, हेड होता है राष्ट्रपति, तो इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। जब इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने कर दी तो इनको शपथ भी कौन दिलाएगा, तो शपथ भी भाई कौन दिलाएगा, इनको राष्ट्रपति ही दिलाएगा। जब नियुक्ति शपथ राष्ट्रपति करता है तो इनका कार्यकाल भी किसके प्रसाद पर्यंत चलेगा, तो इनका कार्यकाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही रहेगा। तो कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत का दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक, या दूसरा इसी में कहा गया है कि वह व्यक्ति 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, ये भी हो सकता है जी, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। ऐसे ही कार्यकाल को हमने है ना सुप्रीम कोर्ट के जजों में पढ़ा था। देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के जजों का कार्यकाल, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों का कार्यकाल वहाँ पर भी सेम ही आया था, योग्यता भी सेम टू सेम। जब उनके बराबर चलता है तो कार्यकाल भी सेम ही आएगा इनका। तो वहाँ पर भी क्या लिखा था अपन ने, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। सेम टू सेम पॉइंट वहाँ पर भी आया था और सेम टू सेम पॉइंट ही दोस्तों यहाँ पर भी आ रहा है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता आई तो इनके भी कार्यकाल सेम टू सेम आएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष का दोस्तों यहाँ पर ये है, मान लो कि कोई कैग बन गया, वो कैग 50 साल की उम्र में बना है। अब 50 साल की उम्र में कैग बना तो पूरे 6 साल काम करेगा, तो पूरे 6 साल यानी कि 56 साल तक जी, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 62 साल किया या 60 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में अगर कैग बना, 60 साल की उम्र बना, तो पहले 6 वर्ष होगा, मतलब कि पूरे 6 ना करके उसकी उम्र आगे आ जाएगी, यानी कि वो 65 वर्ष से पहले, उसको 65 वर्ष होते उसको रिटायर करना पड़ेगा। उसका 1 साल का कार्यकाल अभी शेष बच गया था, उसको छोड़ना पड़ेगा। कोई 62 में बना 3 साल रहेगा क्योंकि 65 वर्ष को मर गया। कोई 64 में बना 2 साल तक, मान लो कोई 63 में बना है, तो इस प्रकार से, ठीक है जी। तो 6 वर्ष का अगर आता है या तो 6 वर्ष करे कार्यकाल या 65 वर्ष का जो पहले हो उस प्रकार से तो कार्यकाल। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं नियुक्ति शपथ कार्यकाल के बाद ये अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेंगे, तो त्याग पत्र जो इनकी नियुक्ति करेगा वही किनको देंगे, अपना त्याग पत्र देंगे। तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं जी। इनका जो वेतन होता है वो वेतन जो होता है एक संचित निधि में से दिया जाता है। वेतन किस निधि में से दिया जाएगा जी, संचित निधि में से दिया जाएगा। संचित निधि में से वेतन देने वाली कौन होगी, तो संसद के द्वारा। संसद के द्वारा वेतन में कमी या वृद्धि की जाएगी, तो संसद के द्वारा वेतन निर्धारित किया जाता है। तो वेतन का निर्धारण कौन करेगी, संसद करेगी। तीसरा पॉइंट है कि वेतन में कमी या वृद्धि, वेतन में कमी या वृद्धि कौन करेगी, संसद करेगी। अगला पॉइंट आता है कि इनको जो वेतन मिलता है ना वो मुख्य न्यायाधीश के, एक सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के बराबर मिलता है। तो अन्य न्यायाधीशों के बराबर मिलता है। ये पॉइंट आप पढ़ ही चुके हो कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको 2,80,000 मिलते हैं और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये मिलते हैं। तो अन्य न्यायाधीशों के बराबर, क्योंकि इसकी योग्यता भी तो वही आई है,
तो वेतन भी उतना ही आ जाएगा। तो जी इसका वेतन कितना होता है ये कैग का, तो 2,50,000 रुपये प्रति माह इसको वेतन मिलता है। 2,50,000 रुपये प्रति माह इनको वेतन प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। वेतन के बाद कार्यकाल हो गया, त्यागपत्र, वेतन, शपथ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इनका त्यागपत्र के बाद वेतन आ गया, हटाने की प्रक्रिया। इनको पद से कौन हटाएगा, तो जी हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया में वही है जो उनको हटाया जाएगा ना। तो प्रक्रिया में जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया गया था, तो राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। किस वजह से हटाया जाएगा, तो कारण, हटाने का कारण क्या आएगा, असमर्थता और सिद्ध कदाचार, असमर्थता और सिद्ध कदाचार की स्थिति में जो इनको पद से हटा दिया जाएगा। ये थी इनकी हटाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इनका कार्य। कार्य अभी बताया है कि ये देखिएगा दोनों सरकारों के लिए काम करता है, केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी। राज्य सरकारें आपको पता है 28 राज्यों में है राज्य सरकारें, तो केंद्र सरकार व राज्य सरकार के लिए क्या करता है, ये कार्य करता है। केंद्र सरकार वार्षिक खर्चा एक साल में कितना करेगी, तो केंद्र सरकार वार्षिक खर्चा जो होगी ना एक साल में कितना करता है, इसकी रिपोर्ट बनाता है। वार्षिक खर्चे की क्या बनाएगा, रिपोर्ट बना करके किसको देगा जी, ये राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति इसको कहाँ पर प्रस्तुत करेगा, संसद में प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रपति कहाँ प्रस्तुत करेगा, जिसको संसद में प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार जो है इसी प्रकार से राज्य सरकारों की वार्षिक खर्चे की आय व्यय की रिपोर्ट बनाएगा कि उन लोगों ने किस प्रकार से धन का खर्चा किया। इसकी रिपोर्ट बना करके किसको सौंपेगा, राज्यपाल को सौंपेगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपेगा। राज्यपाल उसको कहाँ प्रस्तुत करेगा, तो विधान मंडल में उसको प्रस्तुत करेगा। अब विधान मंडल के आपको पता ही है 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। अब आपको पता ही है जिस राज्य में विधान परिषद नहीं होगी तो विधानसभा में प्रस्तुत कर देगा, जब विधान परिषद विधानसभा दोनों है तो दोनों में प्रस्तुत कर देगा जी। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए काम करता है। केंद्र सरकार वार्षिक खर्चा एक साल में कितना करती है, इसकी रिपोर्ट बनाएगा, रिपोर्ट बना करके राष्ट्रपति को सौंपेगा। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करेगा। ऐसा ही राज्यपाल जो होगा, राज्यपाल के पास रिपोर्ट किसने पहुंचाई, कैग ने पहुंचाई, उस राज्यपाल की रिपोर्ट को विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा जी। एक पॉइंट और आता है कार्य में कि जो मुख्य लेखा परीक्षक जो होता है उसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। मुख्य लेखा परीक्षक अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देते हैं दोस्तों, 1-2 पॉइंट और है। प्रथम कैग, फर्स्ट सीएजी। प्रथम कैग बने थे वी नरहरि राव। नेक्स्ट है जी वर्तमान कैग, और वर्तमान कैग का नाम आता है गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ठीक है जी। प्रथम थे वी नरहरि राव, वर्तमान में आते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इन गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के हैं और 8 अगस्त 2022 से इनका दोबारा से कार्यकाल क्या हो चुका है जी, स्टार्ट हो चुका है। और ये 14वें नंबर के क्या बने हैं जी, 14वें नंबर के हैं कैग। दोस्तों ये आपका टॉपिक था कैग का। ठीक है जी, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ इस चैप्टर को मैं। केंद्र सरकार में
आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिसके अंदर की न्यायपालिका टॉपिक में आता है सुप्रीम कोर्ट। दूसरा आता है जी इसमें कैग। जो कैग जो होता है ये अनुच्छेद 148 से 151 में आता है। 148, 149, 50, 151 इस प्रकार से जी इनके कार्य वगैरह 149 में आते हैं कार्य शक्तियाँ। उपनाम वित्त का पहरेदार होगा, धन का रखवाला होगा, लोक लेखा समिति की आँख कान और मार्गदर्शक कहलाता है ये। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कैग जो होता है इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, शपथ राष्ट्रपति के द्वारा, कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, वेतन संचित निधि में से दिया जाता है, संसद के द्वारा वेतन निर्धारित किया जाएगा, कमी वृद्धि संसद करेगी, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज जो होंगे उसके सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता बराबर होती है। तो इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर इनको वेतन मिलता है। 2,50,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। हटाने की प्रक्रिया असमर्थता और सिद्ध कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को हटाया जाता है वैसा ही कार्य होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों संबंधित आय व्यय की लेखा की रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्ट केंद्र सरकार में राष्ट्रपति को सौंपेगा, संसद में प्रस्तुत करेगा राष्ट्रपति, राज्यों में सौंपेगा राज्यपाल को, राज्यपाल उसको विधानमंडल में पेश करेगा। प्रथम जो थे वी नरहरि राव बने थे और वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है जी 14वें नंबर के 8 अगस्त 2022 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है। दोस्तों ये टॉपिक था आपका कार्यपालिका का, व्यवस्थापिका का, न्यायपालिका का यानी कि केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार का उल्लेख संविधान के भाग 5 में आता है, अनुच्छेद 52 से लेकर से 151 में आता है। अब इसमें 3 प्रकार की शासन व्यवस्थाएं आती है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका जो है इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है 52 से लेकर के और 78 तक। 52 से 62 में आता है राष्ट्रपति, 63 से 70 में आता है जी उपराष्ट्रपति, 74, 75, 77 और 78 इसमें आते हैं उसमें प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद। उसके बाद 76 में आता है जी उसमें आता है वो महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। ये पूरा कार्यपालिका टॉपिक जो है कंप्लीट किया। उसके बाद आती है व्यवस्थापिका जिसमें आते हैं संसद, जिसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहा जाता है, ब्रिटेन से लिया गया है। इस संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। जिस टॉपिक को हमने अच्छे से राज्यसभा को अलग वीडियो में, लोकसभा को अलग वीडियो में कंप्लीट किया है। उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक आता है इसमें न्यायपालिका का। जो न्यायपालिका 124 से लेकर 151 में आती है, 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट आता है और 148 से 151 में आता है यहाँ पर कैग का पॉइंट आता है। ठीक है जी, यदि आपको वीडियोज अच्छी लग रही है दोस्तों साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।